Hello students, how are you? I hope all of you are fine. Student, today we are going to discuss a new topic of class 11 physics, that is laws of vector addition. ठीक है ना, लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे. ठीक, लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन के दो तरीके से हम वेक्टर को ऐड कर सकते हैं. फर्स्ट होता है ग्राफिकल मेथड, सेकंड होता है एनालिटिकल मेथड, जिसको मैथमेटिकल मेथड भी कहते हैं. तो आज हम इसमें डिस्कस करेंगे ओनली ग्राफिकल मेथड के बारे में. तो उसको डिस्कस करने से पहले सबसे पहले ये देख लेते हैं कि वेक्टर एडिशन का क्या इंपॉर्टेंस है. ठीक है, लेट अस सपोज कि हमने जो क्वांटिटीज पढ़े हैं, दो तरीके की क्वांटिटीज पढ़े, एक स्केलर क्वांटिटी और एक वेक्टर क्वांटिटी. प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं स्केलर क्वांटिटी के बारे में, वेक्टर क्वांटिटी के बारे में. हमने कहा था वेक्टर क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होती है जिनके पास मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन होता है और उसके साथ साथ वो वेक्टर लॉज को भी फॉलो करता है. वेक्टर लॉज में लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन होता है, लॉज ऑफ वेक्टर मल्टीप्लिकेशन होता है. ठीक है, तो उस लॉज को अगर फॉलो करता है तो भी क्वांटिटी दोस्तों वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं. स्केलर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जिसको रिप्रेजेंट करने के लिए ओनली मैग्नीट्यूड चाहिए होता है. मैग्नीट्यूड ही सफिशिएंट है इस क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए. और जब स्केलर क्वांटिटी को आपस में ऐड किया जाता है तो उसको हम अलजेब्रिकली या अलजेब्रिक जो लॉज है उसको हम यूज करते हैं स्केलर क्वांटिटी को ऐड करने के. फॉर एग्जांपल लेट्स कि मान लेते हैं हमारे पास एक फिजिकल क्वांटिटी है मास, जैसे हमारे पास 2 kg एप्पल है. ठीक, और हमने 3 kg और एप्पल परचेज किया तो हमारे पास कितना kg एप्पल हो गया, 2 and 3 is equal to 5 kg एप्पल. सिंपली ऐड हो गया कितना, 5 kg. या लेट्स सी कि हमारे पास 3 kg मैंगो है और हमने किसी दूसरे शॉप से 4 kg मैंगो और परचेज किया. 4 kg मैंगो और परचेज किया तो टोटल हमारे पास कितना हो गया, 7 kg मैंगो हो गया. ठीक है, तो यहां पे आप देख सकते हैं कि स्केलर जो क्वांटिटीज है, स्केलर क्वांटिटी को हम इजीली क्या करते हैं, अलजेब्रिक लॉ का यूज करके हम उसको ऐड कर सकते हैं. ठीक है, लेकिन वही अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो वेक्टर क्वांटिटी पे अगर हम एडिशन की अगर बात करते हैं तो लेट अस सपोज कि एक कोई पर्सन जो है ईस्ट के डायरेक्शन में 4 किलोमीटर मूव किया. किसके डायरेक्शन में, ईस्ट के डायरेक्शन में. और यहां से फिर वो आगे 3 किलोमीटर और डिस्प्लेस हुआ, सेम डायरेक्शन में 3 किलोमीटर और डिस्प्लेस हुआ. तो टोटल इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा यहां पे, तो सिंपल से इसका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 3 + 4 दैट इज इक्वल टू 7 किलोमीटर. किस डायरेक्शन में, ईस्ट के डायरेक्शन में. ठीक है, देन 3 किलोमीटर. तो 3 का वेक्टर और 4 का वेक्टर जो एडिशन होगा वो 7 होगा. और हमेशा ये याद ये रखना है आपको कि जब भी दो वेक्टर को आपस में ऐड करते हैं तो उसका एडिशन भी हमेशा क्या होता है कि वेक्टर क्वांटिटी होता है. तो 3 एक वेक्टर क्वांटिटी है, 3 किलोमीटर ईस्ट के डायरेक्शन में, 3 किलोमीटर ईस्ट के डायरेक्शन में वेक्टर क्वांटिटी होगी, ये भी वेक्टर हो गया. इन दोनों का एडिशन जो होगा वो भी एक वेक्टर क्वांटिटी होगा. नाउ लेट अगर कोई भी बॉडी पहले 4 मीटर ईस्ट के डायरेक्शन में जाता है, 4 मीटर ईस्ट के डायरेक्शन में गया, ठीक, एंड यहां से फिर वो बैक आ गया 3 मीटर वेस्ट के डायरेक्शन में. 3 मीटर ये वेस्ट के डायरेक्शन में आ गया और यहां पे ये ईस्ट के डायरेक्शन में गया था, बैक आ गया वो 3 मीटर वेस्ट के डायरेक्शन में. तो इसका नेट डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, वी नो दैट ये इसका इनिशियल पॉइंट है, ये इसका फाइनल पॉइंट है. इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट के बीच का जो डिस्प्लेसमेंट होता है, डिस्टेंस होता है, वही इसका डिस्प्लेसमेंट होगा. तो यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है वो कितना जाएगा, 1. तो इसका नेट जो डिस्प्लेसमेंट होगा, तो यहां पे इसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो जाएगा हमारा 4 मीटर वेक्टर प्लस 3 मीटर वेक्टर, और इसको माइनस कर देंगे क्योंकि यहां पे नेट डिस्प्लेसमेंट कितना जाएगा, 1. तो यहां पे जाएगा 1 मीटर. तो 1 मीटर भी क्या होगा हमारा एक वेक्टर क्वांटिटी. ठीक है, ये फर्स्ट कंडीशन था जब वेक्टर दोनों सेम डायरेक्शन में थे.
ये सेकंड कंडीशन, जब वेक्टर दोनों एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन में। एंड थर्ड कंडीशन हम लेते हैं, लेट्स सी कि एक पर्सन 4 मीटर ईस्ट के डायरेक्शन में मूव किया, एंड आफ्टर दैट यहां से वो 90 के डिग्री पे 3 मीटर नॉर्थ के डायरेक्शन में मूव किया, दैट इज नॉर्थ के डायरेक्शन में, ठीक है, कितना 3 मीटर इन नॉर्थ डायरेक्शन। देन व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट ऑफ, व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, इट इज ए इनिशियल पॉइंट, इट इज फाइनल पॉइंट, देन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट को अगर मीट करता हुआ एक लाइन ड्रॉ करेंगे तो इस वेक्टर का जो लेंथ है, ये वेक्टर की जो लेंथ है इन दोनों के मैग्नीट्यूड या इन दोनों के रिजल्टेंट को रिप्रेजेंट करेगा। वी नो दैट इट इज 90 डिग्री, देन ये जो हमारा 5 मीटर। तो इस कंडीशन में इसका जो डिस्प्लेसमेंट है दैट इज इक्वल टू 4 मीटर प्लस 3 मीटर एंड दैट इज इक्वल टू 5 मीटर। इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, 5 मीटर हो जाएगा। अब यहाँ पे एक चीज आपको ऑब्जर्व करना है, देखिए पहले हमने 3 और 4 को ऐड किया, कितना मिला हमें, 7 मिला। यहाँ पे 3 और 4 को ऐड किया, कितना मिला हमें, 1 मिला। यहाँ पे 3 और 4 को ऐड किया, हमें कितना मिला, 5 मिला। ठीक है, यहाँ पे 5 मिल रहा है, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 7। मतलब जब हम किसी दो वेक्टर क्वांटिटी को ऐड कर रहे हैं, जब दो वेक्टर क्वांटिटी का एडिशन हो रहा है, उसका एडिशन जो है वो क्या हो रहा है, हर एक पॉइंट पे या हर एक सिचुएशन में वो चेंज हो रहा है। पहले सिचुएशन में 7, सेकंड सिचुएशन में 1 एंड थर्ड सिचुएशन में 5। तो कोई भी वेक्टर क्वांटिटी होता है, उन वेक्टर क्वांटिटी का जो एडिशन होता है वो हमेशा 1, मतलब मिनिमम, ये सबसे मिनिमम है, दिस इज मिनिमम, और ये सबसे मैक्सिमम है। तो किसी भी दो वेक्टर क्वांटिटी का जो एडिशन है वो हमेशा मिनिमम एंड मैक्सिमम के बीच में होगा। मतलब अगर 3 एंड 4 को अगर ऐड करेंगे, उसका एडिशन हमेशा 1 एंड 7 के बीच में होगा, और वो डिपेंड करेगा कि दो वेक्टर के बीच का एंगल कितना है। ठीक है, तो किस पे डिपेंड करेगा, वो एंगल पे डिपेंड करेगा कि वेक्टर ए एंड वेक्टर बी या जो भी दो वेक्टर्स दे रखे हैं उन दो वेक्टर के बीच का एंगल क्या है। तो ये इंपॉर्टेंस है, ये इंपॉर्टेंस है वेक्टर एडिशन का। हम जो एडिशन करते हैं उसके अकॉर्डिंग 3 और 7 को कभी भी, सॉरी 3 और 4 को कभी भी ऐड करेंगे तो 7 ही आएगा, 7 kg ही मैंगो आएगा। कभी भी ये 5 kg नहीं होगा, कभी भी 3 एंड 4 को ऐड करेंगे कभी भी यहाँ पे 5 kg नहीं आएगा, तो हमेशा कितना रहेगा, 7। ये फिक्स्ड होता है, ये अलजेब्रा को फॉलो करता है, लेकिन यहाँ पे वेक्टर एडिशन होता है। तो इसलिए हमें पूरा का पूरा एक चैप्टर पढ़ना पड़ता है वेक्टर्स के लिए, क्योंकि वेक्टर्स के जो लॉज होते हैं वो कुछ डिफरेंट होते हैं, तो इसलिए वेक्टर को समझना बहुत जरूरी है। इज इट क्लियर नाउ? एक तो ये है वेक्टर, इसका इंपॉर्टेंस ये हो गया। सेकंड चीज, अगर दो वेक्टर हैं, दो वेक्टर्स को अगर ऐड करना है, लेट्स सपोज कि वेक्टर ए है और एक ये वेक्टर्स बी है, और इन दोनों वेक्टर को क्या करना है, ऐड करना है, तो इनके एडिशन हमेशा वेक्टर ए प्लस वेक्टर v, ये हमेशा रिप्रेजेंटेड होता है वेक्टर r से, एंड वेक्टर r को हम कहते हैं रिजल्टेंट वेक्टर। वेक्टर r इज कॉल्ड रिजल्टेंट वेक्टर, वेक्टर a एंड वेक्टर b का ये रिजल्टेंट वेक्टर, ठीक है ना। तो वेक्टर r को क्या कहेंगे, रिजल्टेंट वेक्टर। दूसरी चीज, जब इस वेक्टर कभी भी कोई भी वेक्टर है, चाहे वेक्टर a है या वेक्टर b है, अगर वेक्टर्स को अगर पैरेलली शिफ्ट करते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है ना। इस वेक्टर को अगर मैं पैरेलली यहां पे शिफ्ट कर देता हूं, पैरेलल, या यहां पे शिफ्ट कर देता हूं पैरेलल, ये यहां पे शिफ्ट कर देता हूं पैरेलल, ठीक है, या इसके आगे शिफ्ट कर देता हूं कहीं पे भी पैरेलल, सेम मैग्नीट्यूड में, तो इस वेक्टर के वैल्यू में कोई चेंज नहीं होगा, ये वेक्टर a ही रहेगा हमेशा। जैसे ये वेक्टर b है, इस वेक्टर b को यहां पे पैरेलली शिफ्ट कर देता हूं मैं, वेक्टर v, या इस वेक्टर को पैरेलली मैं यहां पे शिफ्ट कर देता हूं, ये वेक्टर v। तो कभी भी वेक्टर को अगर पैरेलली शिफ्ट करते हैं, तो पैरेलली शिफ्टिंग में कभी भी वेक्टर के मैग्नीट्यूड एंड उसके डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं होता, मतलब वेक्टर हमारा सेम रहता है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि वेक्टर को हम पैरेलली क्या कर सकते हैं, शिफ्ट कर सकते हैं। इज इट क्लियर? तो इस वेक्टर को यहां से अगर मुझे यहां पे लाना है, तो इसको पैरेलली मैं यहां पे शिफ्ट कर सकता हूं इस तरीके से, या इस वेक्टर को मैं यहां पे पैरेलली शिफ्ट कर सकता हूं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये वेक्टर b
या ये भी वेक्टर v। तो इस तरीके से हम कभी भी किसी भी वेक्टर को अगर पैरेलली शिफ्ट करते हैं, पैरेलल फॉर्म में अगर शिफ्ट करते हैं तो उसके वैल्यू में कोई चेंज नहीं होता है। नाउ लेट्स कम ऑन द टॉपिक दैट इज लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन। हियर आर टू टाइप्स ऑफ वेक्टर एडिशन, दो तरीके से हम वेक्टर को ऐड कर सकते हैं। फर्स्ट इज ग्राफिकल मेथड, एंड सेकेंड इज एनालिटिकल मेथड। इसको मैथमेटिकल मेथड भी कहते हैं। एनालिटिकल मेथड को मैथमेटिकल मेथड भी कहते हैं। ग्राफिकल मेथड इसको हम ज्योमेट्रिकल मेथड भी कहते हैं। ज्योमेट्री होती है इसके अंदर। ग्राफिकल मेथड में हमारे पास ज्योमेट्री होती है, ज्योमेट्री के हिसाब से हम क्या करते हैं, वेक्टर को ऐड करते हैं। जो हमारा एनालिटिकल मेथड होता है इसमें हमारे पास फॉर्मूलेज होते हैं और उसी फॉर्मूलेज के हेल्प से हम किसी भी वेक्टर के मैग्नीट्यूड को या किसी भी दो वेक्टर के एडिशन के रिजल्टेंट को हम फाइंड आउट करते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम एनालिटिकल मेथड के बारे में डिस्कस करेंगे। आज ओनली हम क्या करेंगे, ग्राफिकल मेथड के बारे में डिस्कस करेंगे। तो ग्राफिकल मेथड में भी या ज्योमेट्रिकल मेथड में भी इसके थ्री टाइप्स इसमें इसका एडिशन होता है ग्राफिकल मेथड में। तो फर्स्ट आता है ट्रायंगल रूल या ट्रायंगल लॉ, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है। सेकंड ग्राफिकल मेथड में आता है आपका पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम लॉ, ठीक है, पैरेललोग्राम लॉ। एंड थर्ड आता है पॉलीगन लॉ, पॉलीगन लॉ, ठीक है। तो ग्राफिकल मेथड में भी हमारे पास थ्री लॉज है या थ्री मेथड है। फर्स्ट हम ट्रायंगल मेथड से या ट्रायंगल लॉ के थ्रू हम किसी भी दो वेक्टर्स को ऐड कर सकते हैं। पैरेललोग्राम लॉ में भी दो वेक्टर्स को हम इजीली क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। देखिए ये जो दो लॉज है ट्रायंगल एंड पैरेललोग्राम लॉज में, ये मिनिमम टू वेक्टर्स को और मैक्सिमम भी टू वेक्टर्स को, अगर टू वेक्टर्स को अगर ऐड करना है, टू वेक्टर का अगर एडिशन करना है तो उस कंडीशन में हम या तो ट्रायंगल लॉ यूज करते हैं या पैरेललोग्राम लॉ यूज करते हैं, ठीक है। अगर मोर देन टू वेक्टर्स है, किसके लिए, मोर देन टू वेक्टर, अगर दो वेक्टर्स, दो या दो से ज्यादा वेक्टर्स अगर है तो उस कंडीशन में हम पॉलीगन लॉ का यूज करते हैं, ठीक है। जैसे तीन वेक्टर्स को ऐड करना है ए बी सी, तो वहां पे हमें पॉलीगन लॉ यूज करना है। अगर हमें फोर वेक्टर को ऐड करेंगे तो उसके लिए भी हम पॉलीगन लॉ का यूज करेंगे। लेकिन कभी भी अगर दो वेक्टर्स, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी को अगर ऐड करना है, दोनों वेक्टर्स को अगर ऐड करना है तो उस कंडीशन में हम ट्रायंगल लॉ यूज करेंगे या पैरेललोग्राम लॉ यूज करेंगे। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि अगर लॉज डिफरेंट हैं, ट्रायंगल लॉ, पैरेललोग्राम लॉ एंड पॉलीगन लॉ, अगर डिफरेंट लॉज हैं, लेकिन अगर इसके थ्रू अगर किसी दो वेक्टर्स को ऐड करते हैं तो उसका रिजल्टेंट हमेशा सेम मिलेगा। अगर हम ट्रायंगल लॉ यूज करेंगे तो रिजल्टेंट मिलेगा आर, पैरेललोग्राम अगर लॉ यूज करते हैं तो उसका भी जो रिजल्टेंट होगा, दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा, सेम। लेट्स सपोज ट्रायंगल लॉ के थ्रू दो वेक्टर को ऐड करते हैं, उसका मैग्नीट्यूड आता है 10 न्यूटन ईस्ट की डायरेक्शन में, किसके डायरेक्शन में, ईस्ट के डायरेक्शन में। तो सेम दो वेक्टर्स को अगर पैरेललोग्राम लॉ के थ्रू भी ऐड करेंगे तो इस कंडीशन में भी उसका मैग्नीट्यूड 10 न्यूटन ईस्ट पे ही रहेगा और पॉलीगन लॉ का यूज करेंगे तो भी इतना ही रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो जब भी किसी भी वेक्टर को ऐड करते हैं तो एक ग्राफिकल मेथड से ऐड कर सकते हैं, दूसरा इसको एनालिटिकल मेथड से ऐड कर सकते हैं। आज हम जो पढ़ेंगे ग्राफिकल मेथड, और ग्राफिकल मेथड में ट्रायंगल लॉ, पैरेललोग्राम लॉ एंड पॉलीगन लॉ डिस्कस करेंगे, ठीक है। क्लियर है, नाउ लेट्स सी फर्स्ट एंड अपना ट्रायंगल लॉ। ट्रायंगल लॉ, ठीक है। ट्रायंगल लॉ क्या होता है, ट्रायंगल लॉ के अकॉर्डिंग ये क्या बताता है, ट्रायंगल लॉ के अकॉर्डिंग अगर टू वेक्टर्स को हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं। लेट अस सपोज हमारे पास टू वेक्टर हैं
that is vector A and let us suppose it is vector B and ये जो वेक्टर B है ये हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पर है, कितना हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पर है लेट्स सपोज, और जो B जो ट्रायंगल सॉरी जो वेक्टर A है लेट्स सपोज कि ये हमारे हॉरिजॉन्टल में है, ठीक है। तो वेक्टर A एंड वेक्टर B को हमें क्या करना है, ऐड करना है। तो वेक्टर A एंड B वेक्टर B को हम क्या कर सकते हैं, ट्रायंगल लॉ के थ्रू ऐड करके। तो ट्रायंगल लॉ क्या कहता है, ट्रायंगल लॉ कहता है कि अगर वेक्टर A एंड वेक्टर B का मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, रिपीट करता हूं, मान लेते हैं कि वेक्टर A एंड वेक्टर B किसी भी ट्रायंगल के दो साइड से रिप्रेजेंटेड हो, या जो हमारे पास दो वेक्टर है वेक्टर A एंड वेक्टर B का जो मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन किसी भी ट्रायंगल के दो साइड से रिप्रेजेंटेड हो इन अ सेम ऑर्डर, इन सेम ऑर्डर में। सेम ऑर्डर मींस लेट अस सपोज ये हमारा वेक्टर A हो गया, इसको पैरेलल यहां पे शिफ्ट कर दिया, ये वेक्टर A, ठीक है, और इस वेक्टर B को यहां से पैरेलल यहां पे शिफ्ट कर देते हैं थीटा एंगल पे हॉरिजॉन्टल से। लेट्स सी ये हमारा हो गया वेक्टर B, ये हो गया वेक्टर A और ये हो गया वेक्टर B इन अ सेम ऑर्डर, सेम ऑर्डर में है। देखिए यहां से हमने वेक्टर स्टार्ट किया, यहां पे खत्म हुई, यहां से आगे वेक्टर ये बढ़ा। अगर सेम ऑर्डर में है तो उस कंडीशन में A एंड B का जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो थर्ड साइड से रिप्रेजेंटेड होगा। वेक्टर A एंड वेक्टर B का जो रिजल्टेंट होगा वो थर्ड साइड से रिप्रेजेंटेड होगा इन अ अपोजिट वे या इन अ अपोजिट मैनर्स, ठीक है, अपोजिट ऑर्डर में होगा, ठीक है। जैसे कोई भी ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं, लेट्स से ये एक ट्रायंगल है, तो जब भी ट्रायंगल्स को ड्रॉ किया जाता है ये इसका ऑर्डर होता है A to B, A to B, B to C और C to A, ये हमेशा ऑर्डर में होता है। तो अगर यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे इसका जो रिजल्टेंट होगा ये अपोजिट ऑर्डर में होगा। अपोजिट ऑर्डर मींस इसका जो रिजल्टेंट होगा वो उसका टेल A के टेल से कनेक्टेड होगा और हेड जो है वो B के हेड से कनेक्टेड होगा, दैट इज वेक्टर R। अगेन रिपीट करता हूं, ये सेम ऑर्डर होता है, ठीक है, A वेक्टर A, ये हो गया वेक्टर B, ये सेम ऑर्डर में हो गए। अगर इस तरीके से जाता है ये तो ये सेम ऑर्डर हो गया, ये ऑर्डर हमारा क्या होता है, सेम होता है। अगर इस तरीके गए इस तरीके से और ऐसे आते हैं तो ये सेम ऑर्डर में है, ट्रायंगल पूरा हमारा क्या जाएगा, सेम ऑर्डर में। लेकिन क्या करें कि जो इसका A और B का जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा, A और B का जो रिजल्टेंट वेक्टर वो थर्ड साइड से रिप्रेजेंटेड होगा, लेकिन हमेशा इसके अपोजिट ऑर्डर में होगा, मतलब ये वाला ऑर्डर नहीं होगा, इसका अपोजिट ऑर्डर होगा। इसका जो हेड होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, या हम इसको इस तरीके से बता सकते हैं कि R वेक्टर का जो टेल है वो A वेक्टर के टेल से कनेक्टेड होगा एंड R वेक्टर का जो हेड है वो B के हेड से कनेक्टेड होगा, B के हेड से कनेक्टेड होगा। इस कंडीशन में ये हमारा क्या जाएगा, रिजल्टेंट वेक्टर R। क्लियर? नाउ लेट्स सी इसका डेफिनेशन, सिंपल सा डेफिनेशन है, इफ टू वेक्टर can be represented in magnitude, if two vector can be represented in magnitude and direction, magnitude and direction, by the two side of triangle in same order, then the resultant vector R
रिजल्टेंट वेक्टर आर, रिजल्टेंट वेक्टर आर लिख सकते हैं इसको, वेक्टर आर कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय the third side, by the third side of triangle, by the third side of triangle in opposite order. किसमें होगा? in opposite order. Same way, if two vector can be represented in magnitude and direction by the two side of a triangle, by the two side of a triangle in same order. Again वही है same order, मतलब ये same order का मतलब ऐसे समझ लेना कि अगर दो वेक्टर्स को अगर ऐड करना है, वेक्टर a एंड वेक्टर b को अगर हमें ऐड करना है, तो इस कंडीशन में वेक्टर a के हेड से वेक्टर b के टेल को हमेशा जोड़ेंगे। या हम इस तरीके से भी इसको बता सकते हैं कि मान लेते हैं अगर वेक्टर b ये हो गया और वेक्टर b में वेक्टर a को ऐड करना है, तो वेक्टर b में वेक्टर a को ऐड करने के लिए वेक्टर b के टेल में, सॉरी हेड में वेक्टर a के टेल को जोड़ देंगे, वेक्टर a के टेल को जोड़ देंगे। अगर मान लो b और a को जोड़ना है, वेक्टर b प्लस वेक्टर a अगर ऐड करना है, तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, वेक्टर a सॉरी b के हेड में, ये b का हेड हो गया, b के हेड में वेक्टर a के टेल को जोड़ेंगे, ठीक ना, और जोड़ता हुआ एक हम वेक्टर a ड्रॉ कर लेंगे। तो उस कंडीशन में b और a का जो रिजल्टेंट होगा, b और a का जो रिजल्टेंट होगा, वो रिजल्टेंट होगा b और a को मिलाते हुए जो एक लाइन ड्रॉ करेंगे, मतलब ट्रायंगल का जो थर्ड साइड होगा इन अपोजिट मैनर, मतलब फर्स्ट ट्रायंगल के टेल से एक वेक्टर ड्रॉ कर लो और इसका जो हेड होगा वो सेकंड ट्रायंगल के हेड के साथ जुड़ा होगा। तो इस कंडीशन में ये जो वेक्टर होगा r, ये रिप्रेजेंट करेगा वेक्टर b प्लस वेक्टर a, ठीक है। तो ये दोनों तो सेम ऑर्डर में है, ये दोनों क्या है, सेम ऑर्डर में है, लेकिन ये जो वेक्टर है, रिजल्टेंट वेक्टर है, ये हमारा क्या होगा, अपोजिट ऑर्डर होगा, ठीक है। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि अपोजिट ऑर्डर क्या होता है। तो इट इज नोन एज ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है। क्लियर है, सिंपल सा लॉ है, ज्योमेट्रिकली हम करेंगे। जैसे वेक्टर a और वेक्टर b को अगर हमें ऐड करना है, यहां पे ये ड्रॉ कर लेना, ठीक है, वेक्टर a एंड ये है वेक्टर b, और यहां से हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पर है। तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा, रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ a एंड b, वेक्टर a एंड b का जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो वेक्टर r हो जाएगा। देन वेक्टर r इज इक्वल टू वेक्टर a प्लस वेक्टर b। तो वेक्टर a का जो मैग्नीट्यूड है, सॉरी वेक्टर r का जो मैग्नीट्यूड है वो हो जाएगा, इसका जो मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड ऑफ r, मैग्नीट्यूड ऑफ r, r का जो मैग्नीट्यूड होगा वो हो जाएगा लेंथ ऑफ वेक्टर r, दैट इज इक्वल टू लेंथ ऑफ वेक्टर r, ठीक है ना। वेक्टर r की जो लेंथ है, वेक्टर r की जो लेंथ है, इसकी जो लेंथ है वही वेक्टर r का क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड हो जाएगा। एंड डायरेक्शन ऑफ वेक्टर r, डायरेक्शन ऑफ वेक्टर r, वेक्टर r का जो डायरेक्शन होगा, वेक्टर r का जो डायरेक्शन होगा वो हो जाएगा एंगल बिटवीन, एंगल बिटवीन वेक्टर a एंड वेक्टर r, मतलब इन दोनों का जो एंगल होगा, जो डायरेक्शन होगा वो जगह, लेट्स सपोज ये एंगल अल्फा है, तो उस कंडीशन में वेक्टर r का जो डायरेक्शन है वो a एंड r के बीच में जो एंगल बनेगा अल्फा, इस अल्फा से रिप्रेजेंट होगा वेक्टर r का डायरेक्शन, एंड दैट इज इक्वल टू अल्फा, दैट इज इक्वल टू अल्फा। तो इस तरीके से, तो ज्योमेट्रिकल मेथड में जब हम ट्रायंगल लॉ यूज करते हैं
तो किस तरीके से करना है, तो सिंपल ले लेते हैं कि एक वेक्टर है a दैट इज इक्वल टू 10 न्यूटन इन ईस्ट के डायरेक्शन में है, 10 न्यूटन इन ईस्ट डायरेक्शन, एंड एक दूसरा वेक्टर ले लेते हैं b दैट इज इक्वल टू 10 न्यूटन इन नॉर्थ डायरेक्शन। लेट्स सपोज ये किस डायरेक्शन में, नॉर्थ डायरेक्शन में है, 10 न्यूटन का है नॉर्थ डायरेक्शन में। इन दोनों का मैं रिजल्टेंट निकालना है, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी का रिजल्टेंट निकालना है, तो इसके लिए हम ज्योमेट्रिकली मेथड यूज करेंगे। तो ज्योमेट्रिकली मेथड में हम जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमें सिंपल सा करना क्या है, हम क्या करेंगे, सबसे पहले ईस्ट के डायरेक्शन में दो साइड डायरेक्शन में बताइए, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ एंड साउथ, नॉर्थ एंड साउथ, ये तो होता है। सबसे पहले ईस्ट के डायरेक्शन में एक वेक्टर ड्रॉ करेंगे 10 न्यूटन का। तो 10 न्यूटन का वेक्टर कैसे ड्रॉ करना है, लेट अस सपोज कि अगर हम 1 सेंटीमीटर को स्केल में 1 सेंटीमीटर को 2 न्यूटन रिप्रेजेंट करते हैं, तो 10 न्यूटन को रिप्रेजेंट करेगा 5 सेंटीमीटर से, या अगर 1 सेंटीमीटर जो है 1 न्यूटन को रिप्रेजेंट करता है, 1 सेंटीमीटर 1 न्यूटन को रिप्रेजेंट करता है, तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, 10 सेंटीमीटर का एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। सबसे पहले 10 सेंटीमीटर का लाइन ड्रॉ कर लेंगे ईस्ट के डायरेक्शन में, और ये जो वेक्टर ए, क्लियर है। सेम वेक्टर बी को रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे नॉर्थ के डायरेक्शन में, ईस्ट के परपेंडिकुलर नॉर्थ के डायरेक्शन में 10 सेंटीमीटर का लाइन यहाँ पे हम ड्रॉ कर देंगे। ये भी हो जाए हमारा वेक्टर बी, ठीक है। देखिए ट्रायंगल वाला यूज कर रहे हैं, तो सिंपल सी बात है, सबसे पहले ट्रायंगल की जो साइड है ए, ये वाली जो साइड है वो वेक्टर ए के द्वारा रिप्रेजेंट होगा। तो वेक्टर ए का हेड और वेक्टर बी का जो टेल है ये आपस में कनेक्ट होने चाहिए। अब इस तरीके से ऐड नहीं करेंगे कि वेक्टर ए हो गया और वेक्टर बी ए हो गया, कभी भी वेक्टर को इस तरीके से ऐड नहीं किया जाएगा। एडिशन जब भी होगा तो फर्स्ट वेक्टर का हेड एंड सेकंड वेक्टर के टेल से कनेक्टेड होना चाहिए, ये सेम ऑर्डर होता है, दिस इज कॉल्ड सेम ऑर्डर, ठीक है। तो इस कंडीशन में ए एंड बी का जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो फर्स्ट वेक्टर के टेल से और सेकंड वेक्टर के हेड से मीट करता हुआ एक हम क्या कर लेंगे, एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे, स्ट्रेट लाइन, ठीक है। और ये इसका रिजल्टेंट वेक्टर हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड आर, दैट इज कॉल्ड आर। अब इस आर को मेजर करने के लिए, आर को मेजर करने के लिए हम क्या करेंगे, स्केल लेंगे और स्केल लेके इसके लेंथ को मेजर कर लेंगे, इसके लेंथ को मेजर कर, जब इसके लेंथ को मेजर करेंगे तो ये 14.14 आएगा, 14.14 सेंटीमीटर, दैट इज इक्वल टू 10, दैट इज इक्वल टू न्यूटन, क्योंकि ये फोर्स है तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा, न्यूटन हो जाएगा, ठीक है। अब देखो ये दोनों साइड इक्वल है, ये 90 डिग्री का है, ये दोनों साइड्स इक्वल है, वी नो दैट, तो ये एंगल कितना होगा आपका 45, साइड इक्वल है तो ये 45, ये भी कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा। तो डायरेक्शन जो हो जाएगा इसका अल्फा वो जाएगा 45 डिग्री, क्या जाएगा 45 डिग्री, किस डायरेक्शन में, किस डायरेक्शन में, ये हो गया ईस्ट, ये हो गया नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट, तो इसका डायरेक्शन जो है नॉर्थ ईस्ट के डायरेक्शन में, तो इसका डायरेक्शन हम लिख सकते हैं नॉर्थ ईस्ट में, क्लियर है। तो इस तरीके से हम ज्योमेट्रिकली मेथड से हम दो वेक्टर को इजीली क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। इसमें हम केवल किसका यूज करेंगे, स्केल का यूज करेंगे, ठीक ना, प्रोटेक्टर का यूज करेंगे, डी का यूज करेंगे, ठीक ना। और ये जो मेथड होता है ये हमारा ग्राफिकल मेथड होता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा ट्रायंगल लॉ क्या है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम पैरेललोग्राम लॉ पे, पैरेललोग्राम लॉ, ठीक है। देखो पैरेललोग्राम लॉ, पैरेललोग्राम लॉ, ठीक है ना। देखो पैरेललोग्राम लॉ क्या होता है, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है। इसको थोड़ा सा फील करते हैं, क्या करते हैं, फील करते हैं, ठीक है ना। किस तरीके से फील करते हैं ये देखिए, सिंपल सी बात है कि अगर हमारे पास लेट्स सपोज कि एक ब्लॉक है, इसका मास कितना है m, ठीक है ना। इस ब्लॉक को कोई दो जने खींच रहे हैं, कहां से, एक
इस डायरेक्शन में खींच रहा है F1 फोर्स से, एक इसको इस डायरेक्शन में खींच रहा है, मिडिल से लेते हैं, एक इसको इस डायरेक्शन में खींच रहा है F1 फोर्स से, एक इस डायरेक्शन में खींच रहा है इसको इस डायरेक्शन में F2 फोर्स से, ठीक है ना। ये कोई भी बक्सा है या कोई भी ब्लॉक है, इस ब्लॉक पे दो फोर्स लग रहा है, एक इस डायरेक्शन में और एक इस डायरेक्शन में लगेगा। बहुत बढ़िया। अच्छा, तो अब ये जो ब्लॉक है वो किस डायरेक्शन में मूव करेगा? क्या वो F1 के डायरेक्शन में मूव करेगा या F2 के डायरेक्शन में मूव करेगा? किस डायरेक्शन में मूव करेगा? ठीक है, तो सिंपल सी बात है कि जब किसी भी ब्लॉक पे दो फोर्स लगता है तो ब्लॉक उसी डायरेक्शन में मूव करता है जिस डायरेक्शन में उन दोनों का रिजल्टेंट फोर्स बनता है। चलिए, तो यहाँ पे F1 एंड F2 का जो रिजल्टेंट फोर्स इस डायरेक्शन में बनेगा उसी डायरेक्शन में हमारा ये जो ब्लॉक मूव करेगा, और हमें पता है बाय प्रैक्टिकली कि ये जो ब्लॉक है वो इस डायरेक्शन में मूव करेगा। किस डायरेक्शन में मूव करेगा? ये इस डायरेक्शन में जाएगा, या हो सकता है कि इस डायरेक्शन में जाए, या हो सकता है कि इस डायरेक्शन, वो डिपेंड करेगा कि F1 एंड F2 में से कौन सा फोर्स ज्यादा है। तो लेट्स सपोज कि वो इस डायरेक्शन में मूव करता है, तो इन दोनों, ये जो डायरेक्शन होगा, मोशन का जो डायरेक्शन होगा, इट मींस इस डायरेक्शन में F1 एंड F2 का जो रिजल्टेंट फोर्स वर्क करेगा वो इस डायरेक्शन में होगा। ठीक है, अगर इस साइड को अगर हम एक क्या करते हैं, एक पैरेललोग्राम में फॉर्म कर देते हैं, क्या जाएगा? ये पैरेललोग्राम में अगर फॉर्म हो जाता है तो उस कंडीशन में देखेंगे, इस केस में आप देख सकते हैं कि F1 एंड F2 जो है, ये तो फोर्स जो है, या तो जो वेक्टर है, ये F1 वेक्टर और ये F2 वेक्टर किसी एक पैरेललोग्राम के दो साइड को, एडजेसेंट साइड को रिप्रेजेंट करता है। पैरेललोग्राम के दो एडजेसेंट साइड को ये रिप्रेजेंट करता है, तो उस कंडीशन में इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो इस पैरेललोग्राम के इस डायगोनल से रिप्रेजेंट होगा। ठीक है, तो ये जो लॉ है, इस लॉ को ही हम क्या कहते हैं? पैरेललोग्राम लॉ कहते हैं इसको। ठीक है, तो पैरेललोग्राम लॉ के अकॉर्डिंग अगर कोई भी दो वेक्टर A एंड B पैरेललोग्राम के दो एडजेसेंट साइड को रिप्रेजेंट करता है, दो एडजेसेंट साइड को रिप्रेजेंट करता है, तो उस पॉइंट से जो हमारा डायगोनल निकलेगा वो डायगोनल जो है उन दो वेक्टर के एडिशन को रिप्रेजेंट करेगा, उन दोनों वेक्टर के मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, मतलब उन दोनों वेक्टर के रिजल्टेंट के मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। तो लेट्स सी, ये हो गया हमारा वेक्टर A, लेट अस सपोज ये हमारा वेक्टर A हो गया, नीचे बना लो थोड़ा सा, ये हो गया वेक्टर A, ठीक ना, और ये हो गया वेक्टर V। लेट्स सी, दिस इज वेक्टर B। ठीक है, तो इन दोनों वेक्टर्स को अगर आगे एक्सटेंड करते हैं, पैरेलल वाला वेक्टर यहां पे दो वेक्टर ड्रॉ करते हैं और एक पैरेललोग्राम ड्रॉ करते हैं। क्या करते हैं? एक पैरेललोग्राम ड्रॉ करते हैं। हमें पता है पैरेललोग्राम क्या होता है? जिसके अपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल होते हैं। ठीक है ना, तो ये वाला साइड और ये वाला साइड इक्वल एंड पैरेलल होगा। ठीक है ना, अगर इक्वल एंड पैरेलल है तो उस कंडीशन में इसको हम क्या कहते हैं? पैरेललोग्राम कहते हैं। ठीक है, क्लियर है? दिस इज वेक्टर A and this is vector B and it is represented by two adjacent sides of parallelogram, then the diagonal from this point, इस पॉइंट से एक डायगोनल जो ड्रॉ करेंगे, लेट अस सपोज ये जो डायगोनल होगा, ये जो डायगोनल है, ये डायगोनल जो है A एंड B के रिजल्टेंट को रिप्रेजेंट करेगा। क्या रिप्रेजेंट करेगा? A और B का जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा उस रिजल्टेंट वेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा। तो इसका स्टेटमेंट एक ये है कि if two vectors acting, if two vector acting on a same plane, same point, same point, कहां पे एक्ट कर रहा है? ये सेम पॉइंट, इसी पॉइंट पे एक्ट कर रहा है, एंड सेम पॉइंट
can be represented by magnitude, same point can be represented by in magnitude and direction, magnitude and direction by the two adjacent sides of by the two adjacent side of parallelogram, adjacent side of parallelogram, then the resultant vector R can be represented by the diagonal of parallelogram at same point, मतलब उसी सेम पॉइंट से जो डायगोनल जाएगा वो डायगोनल जो है उन दोनों वेक्टर के रिजल्टेंट को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। देन यहाँ पे वेक्टर R इज इक्वल टू वेक्टर A प्लस वेक्टर B। तो सिंपली यहाँ पे अगेन मैग्नीट्यूड ऑफ R, जो R वेक्टर है, R वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा वो लेंथ ऑफ डायगोनल हो जाएगा, लेंथ ऑफ डायगोनल, ठीक है ना। एक मिनट, हाँ सही है, यहाँ पे डायग्राम लिख दिया, ठीक है। लेंथ ऑफ डायगोनल हो जाएगा एंड डायरेक्शन जो है, डायरेक्शन ऑफ R वेक्टर का जो डायरेक्शन होगा वो हो जाएगा एंगल बिटवीन A and R, that is equal to angle between vector A and vector R, and इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे, अल्फा से, ठीक है, क्लियर है। तो वेक्टर R इज इक्वल टू जाए वेक्टर A प्लस वेक्टर B। अब यहाँ पे एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो पैरेललोग्राम लॉ है, इस पैरेललोग्राम लॉ के अंदर जो है हमारा ट्रायंगल लॉ यहाँ पे छुपा हुआ है। तो इसका मतलब पैरेललोग्राम लॉ एंड ट्रायंगल लॉ जो है हमारा क्या होता है, सेम होता है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो इसके अंदर एक पैरेललोग्राम लॉ के अंदर एक ट्रायंगल लॉ भी छुपा हुआ है। कैसे, अगर इस ट्रायंगल को इस साइड या इस वेक्टर B को यहाँ से पैरेलली यहाँ पे शिफ्ट कर दे, अगर इसको क्या करे यहाँ पे पैरेलली शिफ्ट कर दे, दिस इज वेक्टर V, तो क्या बनेगा यहाँ पे PQRS या PQ यहाँ पे दे देते हैं TS, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए PQ ट्रायंगल में ये हो गया हमारा वेक्टर A, ये हो गया वेक्टर B, तो वेक्टर A एंड वेक्टर B का रिजल्ट इसके थर्ड साइड से रिप्रेजेंट होगा। तो मतलब कहने का मतलब यह है कि पैरेललोग्राम लॉ के अंदर ही हमारा ट्रायंगल लॉ छुपा हुआ होता है, ठीक है। तो इसीलिए जब भी हम पैरेललोग्राम लॉ यूज करते हैं या हमारा ट्रायंगल लॉ यूज करते हैं, दोनों की कंडीशन में जो इसका रिजल्टेंट निकल के आएगा वो हमारा सेम होगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं है, ठीक है। तो कौन सा लॉ यूज करना अच्छा रहता है, तो सबसे पहले अच्छा लॉ जो है वो पैरेललोग्राम लॉ ही है। जब भी हम यूज करेंगे दो वेक्टर को ऐड करने के लिए, वो हमेशा पैरेललोग्राम लॉ को ही यूज करने वाले हैं, ठीक है, क्लियर है। नाउ लेट्स सी नेक्स्ट पॉलीगॉनल लॉ, लास्ट है, इसको नोट कर लेना।
ठीक है, नेक्स्ट है पॉलीगन लॉ। ठीक है, पॉलीगन लॉ क्या है? पॉलीगन लॉ में जब हम पॉलीगन लॉ यूज करते हैं, इसमें मोर देन 2 वेक्टर्स को ऐड किया जाता है। लेट्स सपोज अगर वेक्टर ए, ये हो गया वेक्टर ए, लेट्स सपोज ये हमारे पास है वेक्टर बी, ये है वेक्टर सी, ठीक हो गया, ठीक है। ये है वेक्टर हमारे पास एक वेक्टर डी। इन चारों वेक्टर को ऐड करना है। हमारे पास 4 वेक्टर है, वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी एंड वेक्टर डी। ये 4 वेक्टर है और इन चारों वेक्टर को क्या करना है? ऐड करना है। तो इनको ऐड करने के लिए हम क्या यूज करेंगे? पॉलीगन लॉ यूज करेंगे। तो इसका स्टेटमेंट सिंपल सा स्टेटमेंट है, इफ द नंबर ऑफ वेक्टर कैन बी रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन by the side of polygon taken in the same order। किस ऑर्डर में लेंगे? सेम ऑर्डर में लेंगे, taken in the same order, then the resultant vector is represented in magnitude and direction by the closing vector of the polygon। ठीक है, सिंपल से पहले लॉ लिख लेते हैं। if the number of vector can be represented by in magnitude and direction by the sides of polygon in the same order, किसमें लेंगे? सेम ऑर्डर में लेंगे। by direction, magnitude and direction by the side of polygon taken in the same order and by in the same order, then the resultant vector can be represented by the closing side of polygon, closing side of polygon in opposite order, किसमें लेंगे? इन अपोजिट ऑर्डर में लिया जाएगा। तो सिंपल सा है, if the number of vector can be represented by in magnitude and direction by the side of polygon in the same order, किस ऑर्डर में लेंगे? सेम ऑर्डर में लेंगे, then the resultant vector can be represented by the closing side of polygon in opposite order। ठीक है, तो जो रिजल्टेंट वेक्टर वो क्लोजिंग साइड से होगा किसी पॉलीगन के, और वो अपोजिट ऑर्डर में होनी चाहिए। तो लेट्स सी कि हमारे पास ये 4 वेक्टर है, इन 4 वेक्टर को हमें क्या करना है? ऐड करना है पॉलीगन लॉ के थ्रू। तो इसको अगर ऐड करेंगे तो सिंपल से सबसे पहले हम वेक्टर ए को ले लेंगे। ये हो गया हमारा वेक्टर ए, पैरेलल इसको यहाँ पे शिफ्ट कर दिया हमने, वेक्टर ए। इसके साथ हमें वेक्टर बी को ऐड करना है। तो वेक्टर बी को जब ऐड करेंगे तो वेक्टर बी का जो टेल होगा वो वेक्टर ए के हेड से कनेक्ट होगा। तो इस कंडीशन पे इसको इस तरीके से ले लेंगे वेक्टर बी। ठीक हो गया। नाउ इसके साथ वेक्टर बी के साथ वेक्टर सी को ऐड करेंगे इन द सेम ऑर्डर में इसको ऐड करेंगे पैरेलली। इसको इस तरीके से ना, इसको हम यहां पे पैरेलली इस तरीके से शिफ्ट करेंगे, दैट इज वेक्टर सी। ये हो गया हमारा वेक्टर सी। ठीक है, अब वेक्टर सी को ऐड करेंगे, वेक्टर डी को वेक्टर सी के साथ ऐड करेंगे तो इन सेम ऑर्डर। तो इस तरीके से इसको सेम ऑर्डर में हम इसको यहां पे डी वेक्टर को ऐड कर देते हैं, डी वेक्टर को ऐड कर देते हैं। तो अब देखिए पूरा पॉलीगन क्लोज नहीं हुआ है। अब ये हमने 4 वेक्टर्स को दिखा दिया। अब इसके बाद
जो इसका क्लोजिंग साइड होगा, जो इसको क्लोज करेगा, तो इसकी क्लोजिंग साइड जो है, लेट्स सी ये इसका क्लोजिंग साइड होगा, तो क्लोजिंग साइड को लेंगे अपोजिट ऑर्डर में, क्योंकि अगर सेम ऑर्डर में होता है तो सेम ऑर्डर क्या होता है, यहां से आके इसको क्लोज करते हैं, ये इसका सेम ऑर्डर होता है, लेकिन रिजल्टेंट वेक्टर को सेम ऑर्डर में नहीं लेना है, इसको हमें अपोजिट ऑर्डर में लेना है। तो ये अपोजिट ऑर्डर में जो वेक्टर होगा, ये जो क्लोजिंग वेक्टर होगा, जो इस पॉलीगन को क्लोज कर रहा है, तो ये जो क्लोजिंग वेक्टर होगा ये इसका रिजल्टेंट वेक्टर होगा। इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो लेट्स सी कि ए और बी का ये रिजल्टेंट वेक्टर हो जाएगा, ये जो वेक्टर है ये वेक्टर ए एंड बी का रिजल्टेंट वेक्टर होगा, ठीक है ना। और ये जो वेक्टर है, ये साइड को मीट करते हैं यहाँ पे, तो ये जो साइड है, ये साइड आपका वेक्टर बी एंड वेक्टर ए प्लस बी का रिजल्टेंट होगा, दैट इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। और ये जो वेक्टर है वेक्टर आर, ये वेक्टर ए प्लस बी प्लस सी और वेक्टर डी का रिजल्टेंट वेक्टर होगा, देन वेक्टर आर इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी प्लस वेक्टर डी। तो इस तरीके से हम पॉलीगन रूल का यूज करते हैं किसी भी वेक्टर एडिशन में। तो वेक्टर ए इज इक्वल टू वेक्टर आर इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी प्लस वेक्टर डी। तो अगर मोर देन 2 वेक्टर्स हैं तो उन वेक्टर्स को ऐड करने के लिए हम पॉलीगन लॉ का यूज करते हैं। क्लियर है? तो सिंपल सा लॉ है तीनों, ट्रायंगल लॉ, पैरेललोग्राम लॉ एंड पॉलीगन लॉ। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करते हैं एनालिटिकल मेथड, दैट इज कॉल्ड मैथमेटिकल मेथड। उसमें हम फॉर्मूला ड्राइव करेंगे। इन सारे मेथड में आपको क्या करना है, ओनली ज्योमेट्री करना है। आपको ये लाइन ड्रॉ करना है, इसके साथ जिस भी एंगल पे बी दे रखा होगा वो ड्रॉ करेंगे, फिर हॉरिजॉन्टल से जिस एंगल पे सी दे रखा होगा वो यहाँ पे ड्रॉ कर लेंगे, फिर हॉरिजॉन्टल से जिस एंगल पे डी दे रखा होगा वो यहाँ ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है ना। जो भी मैग्नीट्यूड दे रखा होगा उसके हिसाब से उसकी लेंथ ड्रॉ करेंगे, और उसके बाद जो क्लोजिंग वेक्टर होगा इस क्लोजिंग वेक्टर के लेंथ को मेजर कर लेंगे, और इस क्लोजिंग वेक्टर का एंगल बी के ए के साथ एंगल में मेजर कर लेंगे, तो इसका एंगल इसके डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा, इसकी जो लेंथ है इसके मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, क्लियर है? तो बहुत ही सिंपल सा है, पॉलीगन लॉ, ट्रायंगल लॉ एंड पैरेललोग्राम लॉ। ठीक, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ नाइस डे, बाय बाय।